नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से कहानी उसकी माँ, जिसके लेखक जिसके रचनाकार पांडेय बेचन शर्मा उग्र है, के प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी हम पूरी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आपको अवश्य समझ आ गई होगी। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था। उसकी माँ पाठ में लाल का जो चरित्र और व्यवहार उभर कर आया है, उसकी जो विचारधारा और दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि वह षड्यंत्रकारी नहीं था, अपितु सच्चा देश प्रेमी, सच्चा देशभक्त था। जमींदार चाचा से बातचीत के दौरान भी उसने कहा था, आपके और मेरे विचार विपरीत हैं, मेरे विचार स्वतंत्र हैं। मैं देश की दुर्वस्था, शासन तंत्र की पशुता पर जब तब उबल अवश्य पड़ता हूँ। आप कट्टर राजभक्त हैं, मैं कट्टर राजद्रोही। उसने यह भी निडर होकर कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। उसकी इन बातों से स्पष्ट होता है कि वह निडर, निर्भीक, स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त था, किंतु षड्यंत्रकारी कतई नहीं था। भले ही उस समय की अंग्रेज सरकार ने उसे षड्यंत्रकारी साबित कर फांसी दे दी, किंतु वह हमारी नज़र में और सचमुच ही देशभक्त था, षड्यंत्रकारी नहीं। कहानी में ऐसी कोई गतिविधि या क्रियाकलाप करते हुए वह नहीं दिखाई दिया। शासन और सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना तो एक सामान्य बात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरी कहानी में जानकी न तो शासन तंत्र के समर्थन में है न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सचमुच पूरी कहानी में जानकी न तो शासन तंत्र के समर्थन में है न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि शीर्षक बना दिया। सबसे पहली बात, उसकी माँ शीर्षक पढ़ते ही दोनों शब्दों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसकी और माँ। उसकी मने किसकी? वह कौन है? इतना महत्वपूर्ण है कि माँ तो है उसकी, माँ तो है पर उसकी कहकर संबोधित किया गया है। मतलब माँ को उसकी माँ कहकर संबोधित किया गया है। मतलब वह बेटा जो ऐसा क्या है, इतना क्या महत्वपूर्ण है कि उसकी माँ संबोधित किया गया, और माँ भी है तो वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो उन्हीं को शीर्षक के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब आते हैं इस बात पर कि लेखक ने उन्हें ही शीर्षक क्यों बना दिया। यूं तो कहानी का नायक या मुख्य पात्र कहें तो लाल ही है। इस देशभक्त पुत्र का जितना और जिस प्रकार चरित्र उभर कर इस कहानी में आया है, उससे भी अधिक और मार्मिकता से उसकी माँ का यानी जानकी का चरित्र उभर कर आया है। जानकी कहानी के प्रारंभ से लेकर अंतिम दृश्य तक छाई रही है। वह बहुत ही ममतामयी, सरल हृदया, स्वाभिमानी माँ के रूप में चित्रित हुई है। वह अपने पुत्र और उसके मित्रों पर सरल, निर्मल स्नेह और ममता हमेशा ही और हर परिस्थिति में उड़ेलती रही है। लाल के मित्र भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा और प्यार से माँ पुकारते हैं। जब भी घर आते हैं, सबको उनकी मनपसंद चीज़ें बना बना कर खिलाती है। एक मित्र ने तो उसे भारत माँ ही सिद्ध कर दिया। वह इतनी सरल और भोली थी कि जमींदार चाचा के पूछने पर उन सब की सुनी हुई बातों को यथा तथ्य बता देती है, पर कभी समझ नहीं पाई कि वे क्या कर रहे हैं। उसे उन सब पर पूर्ण विश्वास है कि वे सब बहुत ही भोले और प्यारे हैं, बस यूं ही बकबक करते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। उसे तो बस अपने बच्चों से भरपूर प्यार है, विश्वास है। पुलिस पकड़ लेती है तो भी वह स्वाभिमानी माँ जमींदार चाचा के पास कोई शिकायत लेकर या मदद मांगने नहीं जाती, अपितु उनके लिए अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना बनाकर ले जाती है ताकि वे भूखे न मरे। वकीलों से मिलती है, घर का सामान बेच बेच कर हर व्यवस्था करती है, किंतु वह अद्भुत जीवट वाली महिला, अद्भुत हौसले की मालकिन कभी उफ तक नहीं करती। लाल की मृत्यु की सूचना देने वाले पत्र को सुनकर भी आंसू नहीं बहाती, जड़ हो जाती है। कोई विलाप या रोना धोना नहीं करती, और ममता की मूरत वह माँ भी अपने बेटे के साथ ही प्राण त्याग देती है। इस कारण लेखक ने उन्हें शीर्षक बना दिया, और यह शीर्षक सचमुच अपने आप में कहानी के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाला और आकर्षक, यथार्थ, जिज्ञासा जगाने वाला सार्थक शीर्षक है, जो कहानीकार के मंतव्य को भी पूर्णतः स्पष्ट करता है।
ठीक है, समझ में आई बात। अगला प्रश्न है तीसरा। चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है और क्यों है? तो चाचा जो था, जमींदार चाचा, जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है क्योंकि लाल के पिता रामनाथ बरसों उनकी जमींदारी के मैनेजर पद पर रहे और हजारों रुपया बचाकर जमींदार के पास रख छोड़ा। उनकी मृत्यु होने के बाद जमींदार चाचा ही उन दोनों की देखभाल कर रहे थे। इससे उनके रिश्ते और प्रेम की गहराई का भी पता चलता है। वह उनकी स्थिति से सहानुभूति भी रखता है। जब पता चलता है कि लाल शासन विरोधी कुछ गतिविधियों में सम्मिलित है, वह उसकी और उसकी मां की सुरक्षा और कुशलता चाहता है और लाल को समझाता भी है, किंतु चूंकि वह सत्ता का पक्षधर था, राजभक्त था, इसलिए उनका साथ देने से डरता है, क्योंकि अगर सत्ता विरोधियों का साथ देगा तो स्वयं भी सत्ता विरोधी कहलाएगा और शासन के अत्याचारों की आंच उस तक भी पहुंचेगी। किंतु वह सुविधाभोगी और देशद्रोही था, स्वार्थी था, अपनी सुख सुविधा जमींदारी का किसी तरह से भी नुकसान नहीं चाहता था। इसलिए उनसे प्रेम और सहानुभूति होती हुई भी वह उनसे अपने आप को बचाता रहा। यह प्रेम नहीं, पाखंड ही कहा जाएगा। ऐसे देशद्रोहियों की, सुविधा भोगियों की भरमार से ही हमारा देश इतने वर्षों तक परतंत्र रहा। ठीक है, चौथा प्रश्न है। इस कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है और दूसरे का उसका चाचा। आपकी नज़र में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो कहानी में दो तरह की मानसिकताओं के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। एक है लाल जो देश प्रेमी है और तत्कालीन शासन सत्ता का कट्टर विरोधी। दूसरी ओर जमींदार चाचा है जो सत्ता के पक्षधर, गुलाम और भक्त हैं, सरकार के चाटुकार हैं, सुविधा भोगी हैं, देश की गुलामी मंजूर है पर स्वयं कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते, अपनी जमींदारी, अमीरी और सुख सुविधाओं से कोई समझौता नहीं करना चाहते। कहते भी हैं पुलिस पति से, हम तो 7 पुश्तों से सरकार के फरमाबरदार हैं, हम तो 7 पुश्तों से सरकार के फरमाबरदार हैं। तत्कालीन सत्ता को विवेकी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय बताते हैं क्योंकि वे अपने सुखों में कोई कमी नहीं चाहते। दूसरी ओर लाल और उसके मित्र हैं जो देश से, अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले हैं। वे सभी देश की दुर्वस्था पर, शासन तंत्र के अत्याचारों पर जब तब उबल पड़ते हैं। लाल ने चाचा से भी निडरता से कहा कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए, और यह भी कहा कि ऐसे दुष्ट व्यक्तिनाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। लाल ने चाचा से स्पष्ट कहा कि मैं और आप 2 भिन्न सिरों पर हैं, आप कट्टर राजभक्त और मैं कट्टर राज विद्रोही। तो हमारी नज़र में लाल सही है। वह देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। वह उसके देश को गुलाम बनाने वाली, अत्याचार करने वाली ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना, उसे उखाड़ फेंकने की दिशा में प्रयास करना अपना कर्तव्य मानता है। इस प्रकार वह सच्चा देशभक्त है, देश का सच्चा बेटा है। हमारी दृष्टि में देश ही सबसे पहले है, देश की आज़ादी सबसे पहले है, उसके बाद हम और हमारा जीवन है। लेकिन चाचा अपने निजी स्वार्थ, सुख और जमींदारी की सुरक्षा के लिए गुलामी करता है। वह निंदा का पात्र है। लाल की बातों से, उसके बलिदान से भी उसका हृदय नहीं पसीजा, वह पत्थर के समान है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है 5। उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है? कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण कीजिए। उन लड़कों में से एक मित्र बहुत ही मस्त मोला, हंसोड़, तगड़ा और बली था। उसने एक दिन जानकी को कहा कि माँ, तू तो एकदम भारत माता सी लगती है, तू भी बूढ़ी, वह भी बूढ़ी। उसके हिमालय के जैसा तेरा सिर है जो सफ़ेद केशों से ढका है। मतलब जैसे हिमालय बर्फ़ से ढका रहता है, वैसे ही तेरा सिर सफ़ेद केशों से ढका है। तेरे माथे की 2 गहरी लकीरें हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना के समान है। तेरी नाक विंध्याचल है तो तेरी ठुड्डी कन्याकुमारी, और चेहरे की झुर्रियाँ, रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। माँ के केशों को कंधे पर आगे लहराकर उसने बर्मा भी तैयार कर दिया। इस प्रकार उसने माँ के चेहरे में साक्षात भारत माँ को साकार कर दिया। यह तो हुआ जानकी का भौतिक स्वरूप। इस कहानी में उनके चरित्र की कई विशेषताएं उजागर हुई हैं। जैसे वह बहुत ही स्वाभिमानी थी,
गरीब और असहाय हो जाने पर भी, बेटे के जेल चले जाने पर भी वह न रोई न जमींदार चाचा के पास जाकर मदद के लिए गिड़गिड़ाई, अपितु ऐसे देशभक्त पुत्र की सच्ची देशभक्त माता थी जिसने अपनी कोख से ऐसा साहसी और सच्चा देशभक्त जना था। वह ममता का भंडार थी, अपने बेटे और उसके मित्रों पर अपार ममता लुटाती थी। वृद्धावस्था की अशक्तता के बावजूद उन्हें घर पर भी जलपान कराती थी और जेल जाने के बाद भी पौष्टिक खाना बनाकर ले जाती थी ताकि बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। बहुत ही सरल, संस्कारी और विनम्र थी। जानकी जमींदार के प्रति भी आदर भाव रखती थी, उनका घूंघट करती थी, विनम्रता से बातचीत करती थी, अपने बच्चों पर पूरा विश्वास करती थी कि वे सभी बहुत ही प्यारे और भोले अल्लड़ विल्लड़ हैं। उनकी उम्र का तकाजा है कि वे ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, यूं ही बक बक करते हैं। वह दृढ़ और कष्ट सहिष्णु थी। उसने पति के निधन के बाद से ही कष्ट सहे थे। पुत्र के जेल जाने के बाद भी दृढ़ता से कष्टों को सहन कर रही थी, भागदौड़ कर रही थी। अपने पुत्र और मित्रों को बचाने के लिए खुद सूख कर कांटा हो गई, लेकिन बच्चों के सुख के लिए कोई कमी न रखी। और वह धैर्य की मूर्ति और स्वाभिमानी थी। उसने बहुत ही धीरज से हर परिस्थिति का सामना किया। पुत्र के जेल चले जाने पर न कोई शिकायत की, न जमींदार से मदद मांगी, किसी से भी मदद के लिए गुहार नहीं लगाई। स्वयं धैर्य और स्वाभिमान से प्रयास करती रही और अंततः पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, पर अपने और अपने बेटे के अभिमान की पूर्ण रक्षा की। इस तरह इस कहानी में माँ और पुत्र का उजला चरित्र अपनी पूरी जगमगाहट के साथ रोशन रोशन होता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा। विद्रोही की माँ से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता? इस कथन के आधार पर उस शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। सही है, जो सत्ता का, शासन का विरोधी होता है उसकी सत्ता ही दुश्मन बन जाती है, शासन ही शत्रु हो जाता है। तो ऐसे सत्ता विरोधियों से किसी भी तरह का संबंध रखकर कोई क्यों मुसीबत मोल ले, सरकार से दुश्मनी क्यों मोल ले? सभी को अपने सुख की, हित की और स्वार्थ की चिंता रहती है। जब तक अपने हित पर चोट न पड़े तब तक हर कोई मददगार या उपकारी बनता है, पर जैसे ही खुद के हित पर आंच आती दिखती है हर कोई कन्नी काटने लगता है। यही सब लाल की माँ के साथ हो रहा था। जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए थे तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से नहीं मिला। मदद करना तो दूर की बात, रास्ते में देखकर भी सब अनदेखा करते, क्योंकि वह विद्रोही की माँ थी। उस समय हमारा भारत परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का गुलाम था, किंतु लाल उस निर्दयी और अत्याचारी शासन का विद्रोही था, विरोधी था, देशभक्त था, जो उस सरकार को पसंद नहीं था और उसे षड्यंत्रकारी सिद्ध कर उस सरकार के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसी परिस्थिति में कोई भी उसकी माँ की मदद करता या संबंध रखता तो वह भी सत्ता के कोप का शिकार होता। स्वयं जमींदार उनसे बहुत प्रेम रखता था, किंतु वह भी अपनी जमींदारी सुख समृद्धि को खोना नहीं चाहता था उनकी मदद करके, इसलिए वह भी उनसे बिल्कुल दूर हो गया था। जानकी अकेली अपने बच्चे के लिए भाग दौड़ करती रही, लेकिन अंततः सब निष्फल हो गया और लाल को फांसी की सजा हो गई। इस कहानी में उस ब्रिटिश शासन तंत्र की क्रूरता को दिखाया गया है। वे तो विदेशी थे, उन्हें यहाँ की जनता से क्या लेना देना। वे तो भारत को लूटने आए थे, लूट रहे थे, राज कर रहे थे। जो देशद्रोही और स्वार्थी व्यक्ति उसके सहायक थे वह सत्ता उन पर मेहरबान थी और जो विरोध करते थे उन पर जुल्म करती थी। इसीलिए लाल की माँ की किसी ने कोई सहायता नहीं की। समाज व्यवस्था भी दोषी थी। अपने सुख व स्वार्थ की खातिर उन्हें ऐसी आततायी शासन व्यवस्था की गुलामी मंजूर थी, पर संघर्ष करना नहीं। लेखक उन्हें प्रेम करता था, किंतु अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। और ऐसे ही स्वार्थी, चाटुकारों और धन लोलुप व्यक्तियों की वजह से हमारा देश बरसों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। हाँ, अगला प्रश्न है 7वां। चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती पर से क्यों मिटा डालना चाहा? चाचा ने जब मैजिनी की पुस्तक पर लाल के हस्ताक्षर देखे तो उन्हें याद आया कि 3 वर्ष पूर्व लाल ने उनसे यह पुस्तक लेकर पढ़ी थी, तभी ये हस्ताक्षर किए होंगे। तो चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नाम
दो कारणों से पुस्तक से मिटाना चाहा था। एक तो जब जब वह उस पुस्तक को देखेगा उसे लाल का नाम दिखाई देगा तो उन्हें उसके बारे में सोचकर बहुत दुख होगा, क्योंकि वे उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके और स्वयं के वैचारिक मतभेद के कारण वे उसे बचा न पाए, इसका मलाल भी होगा। दूसरा, वे नहीं चाहते थे कि कभी किसी के हाथों ये पुस्तक पड़ जाए और लाल का नाम लिखा देखकर उन पर संदेह करे कि उनका लाल व उसके परिवार से कोई संबंध था, क्योंकि पुलिस वाले ने उन्हें प्रारंभ में ही उस परिवार से दूर रहने और सावधान रहने की सलाह दी थी। वे अपनी जमींदारी और आराम तलब जीवन के सुखों को खोना नहीं चाहते थे। ठीक है। 8वां प्रश्न है, ऐसे दुष्ट व्यक्तिनाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो के माध्यम से लाल क्या कहना चाहता है। ऐसे दुष्ट और व्यक्तिनाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो के माध्यम से लाल यह कहना चाहता है कि जिस राष्ट्र ने मेरे देश को परतंत्र बनाकर रखा है, जनता पर अत्याचार करता है, व्यक्ति के अस्तित्व को नष्ट करना चाहता है, ऐसे दुष्ट और व्यक्तियों का नाश चाहने वाले राष्ट्र का मैं भी सर्वनाश चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति उस राष्ट्र के सर्वनाश के इच्छुक हैं, इस हेतु प्रयासरत हैं, उनमें मेरा भी हाथ हो, मेरा भी सहयोग हो। मैं भी उन्हीं देशभक्त युवाओं की पंक्ति में खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि लाल को देश की परतंत्रता, अपने जीवन, अपने सुख सुविधा से ज़्यादा देश की स्वतंत्रता प्रिय थी। अप्रत्यक्ष रूप से वह चाचा जमींदार को भी आड़े हाथों ले रहा था और स्पष्टतः बता रहा था कि आप ऐसे राष्ट्र के सहयोगी हैं और आप जैसे लोगों का भी सर्वनाश हो जाए। जैसा कि लाल ने निर्भीकता से कहा है, मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो दोनों पैराग्राफ दिए गए हैं उनका आशय आप स्पष्ट कीजिए। पाठ के जो व्याख्या के वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है योग्यता विस्तार। तो योग्यता विस्तार वाले प्रश्नों के जवाब देकर आप अपनी योग्यता का विस्तार कर सकते हैं, यानी अपने चिंतन, अपनी कल्पना क्षमता का और अभिव्यक्ति क्षमता का भी। पुलिस के साथ दोस्ती की जानी चाहिए या नहीं, अपनी राय लिखिए। तो पुलिस सरकार का अंग होते हुए भी जनता का भी हिस्सा है। हम जनता का हिस्सा हैं। उन्हें समाज से काटकर या अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। पुलिस के रूप में वह अपना कर्तव्य पूरा करती है, तो हम उन्हें अपने शत्रु के रूप में न देखें। उनके भी मित्र तो होते ही होंगे। हमें भी उन्हें अपने कर्तव्य पूरा करने वाले कर्मचारी की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम नियम कायदों से चलने वाले नागरिक हैं, एक अनुशासित नागरिक हैं, तो हमें पुलिस से डरने की कोई बात ही नहीं है। पुलिस को भी आम नागरिकों का विश्वास जीतकर उनके नज़दीक जाने और मैत्री भाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक इस प्रस्तुत कहानी में चित्रित पुलिस का सवाल है, तो वह ब्रिटिश सत्ता का अंग थी, जिससे मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु अब स्वतंत्र भारत की पुलिस के प्रति हमें सहयोगी और मैत्री भाव अवश्य रखना चाहिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है, लाल और उसके साथियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो लाल और उसके साथियों से हमें भी अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है, अपने देश पर न्योछावर हो जाने की प्रेरणा मिलती है। लाल और उसके साथी परतंत्र भारत के युवा क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, अतः अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान, संपत्ति और कानून के प्रति हमें निष्ठावान होने की प्रेरणा मिलती है। देश की सुरक्षा का दायित्व आज हम पर है, तो हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की आज़ादी, देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए, अपितु देश की गरिमा, गौरव और अभिमान उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, ऐसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है तीसरा, उसकी माँ के आधार पर अपनी माँ के बारे में एक कहानी लिखिए। तो आपने जो ये पाठ पढ़ा है उसकी माँ, उसी आधार पर अपनी माँ के बारे में भी सुंदर सी कहानी लिखिए, अपने माँ के चरित्र को उजागर करते हुए। ठीक है। अब है शब्दार्थ और टिप्पणी। पुष्ट, पुष्ट माने पीढ़ी,
पीढ़ी किसे कहते हैं? हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, तो इस तरह से एक एक पीढ़ी बनती जाती है। हम एक पीढ़ी हैं, हमारे माता पिता दूसरी पीढ़ी हैं, उनके माता पिता और भी ज़्यादा पहले वाली पीढ़ी है, और आगे आने वाली पीढ़ी होगी हमारे बच्चे। तो पुश्त मने पीढ़ी। फरमाबरदार मने आज्ञाकारी, फरमान मानने वाले, फरमानों का पूरा पालन करने वाले, और फरमान का मतलब होता है आज्ञा या आदेश। तो फरमाबरदार मने आज्ञाकारी सेवक। पाजीपन मने बदमाशी, शरारतें, शैतानी। उर्दू शब्द है फरमाबरदार, पाजीपन, पुश्त। दुर्वस्था मने बुरी दशा, बुरी अवस्था, बुरी हालत। हंसोड़ मने हंसमुख प्रवृत्ति का। मस्त मोला जो बात बात पर हंसता है। नीति मर्दक कानून, नीति को मिटाने वाला, नीति का मर्दन करने वाला, नीतियों को नष्ट करने वाला कानून। बंगड़ मने शरारती, मस्त। ब्यालू मने रात का भोजन। बाल अरुण मने सुबह सुबह का उगने वाला सूर्य। ठीक है, तो आपको प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत सही और सही शब्द सीमा में जवाब दिए हैं। आप इन्हें आराम से नोट कर सकते हैं, और ये अपने शब्दों में है मतलब, तो आप इनके माध्यम से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।